बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज तीन खबरें हैं और तीनों इमरान खान साहब से मुताल्लिक हैं और तीनों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली खबर यह है कि आज इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे और बिलखुसूस कि इनका जो अदम एतमाद है उसकी वजह क्या है और उसका पस मंज़र क्या है। और आज की दूसरी खबर, साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब, जो कि एक वक्त में पाकिस्तान इमरान खान साहब के बड़े करीब थे और साबिक वज़ीर आला KP भी रहे और वज़ीर दिफा भी रहे, आज उन्होंने इमरान खान साहब की मौजूदगी में अपनी जो गवाही है या अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाया। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब भी मौजूद थे जब परवेज़ खटक साहब अपना ये बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज इस समाअत के बाद इमरान खान साहब ने मीडिया के साथ जो गुफ्तगू की उसमें से सिर्फ एक नुकता है जिस पर मैं बात करूँगा, वो भी इंतहाई अहम नौइयत का है और वो इमरान खान साहब का जो इस वक्त माइंड है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो आज सबसे पहले आते हैं जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर इमरान खान साहब का जो अदम एतमाद है उसको तहरीरी तौर पे भिजवा दिया। बेसिकली जो नैब तरमीम केस है, यानी उसको जो इंट्रा कोर्ट अपील जिसके ऊपर समाअत हो रही है, इमरान खान साहब 3 मरतबा बज़रिया वीडियो लिंक उसमें पेश भी हुए। ये अलग बात है कि उस वक्त चीफ जस्टिस साहब की जानिब से पूछा गया था कि आपको कोई एतराज़ तो नहीं है हमारे ऊपर, लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त इससे इनकार किया था। उन्होंने एतमाद का इजहार किया था बेंच के ऊपर। बहरहाल आज उन्होंने उसका अपना जो तहरीरी जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया और उस जवाब के अंदर उन्होंने इस यानी अदम एतमाद का इजहार किया। मैं उसकी आपकी जो 2 लाइन्स हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब के जवाब में कहा गया कि अब तक उनके खिलाफ मुकदमात में होने वाली अदालती कार्रवाई और उसके नतीजे में सामने आने वाले फैसलों में गैर जानिबदारी को नज़रअंदाज किया गया। 2 बातें हैं इस जुमले के अंदर। अब तक की यानी ऐसे केसेस जिसमें इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है उनका ये मौक़िफ़ है कि अब तक की होने वाली अदालती कार्रवाई और फिर उसके नतीजे में आने वाले फैसलों उनकी यानी अगर उनको देखा जाए कोरिलेट करके तो अदालत से गैर जानिबदारी जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, यानी कि जानिबदारी का मुज़ाहरा किया जाता है। तो ये उनका इल्ज़ाम है। और इसके अलावा इसके आगे उन्होंने कहा, इसलिए गैर जानिबदारी के उसूल को बरकरार रखने के लिए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मुझसे मुताल्लिक मामलात और मुकदमात की समाअत न करें। अब आ जाते हैं कि इसकी असल वजह क्या है। ये तो एक केस है ना, और उसके जवाब में उन्होंने कह दिया। आप अगर इसको डिग आउट करें तो इसका आगाज़ होता है उस वक्त से जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में एक रेफरेंस फाइल हुआ था और उसमें सदर मुमलिकत ने भी वो रेफरेंस भेजा, यानी सदर भी उसमें थे और ये हुकूमत जो है वो भी शामिल थी। बहरहाल उसका फ़ैसला हो गया। किस तरीके से वो मामला चले, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को किन किन मराइल से गुजरना पड़ा उस दौरान, और उनकी फैमिली जो है उनको फिर वो FBR के जो मामला थे वो सारे, सो बहुत सारा एक वो यानी लंबी हिस्ट्री है जो कि उन्होंने भुगती और भुगतने के बाद अदालतों का सामना करने के बाद वो विंडिकेट हुए और फिर वो बरकरार रहे जज के तौर पे और अब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन चुके हैं। अब ये भी एक बड़ा दिलचस्प नुकता है कि इसी रेफरेंस के मुतालिक इमरान खान साहब बाद अज़ां और जनाब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं वो भी, उन दोनों का ये एतराफ़ मौजूद है अपनी जगह पे कि ये उनकी गलती थी, ये रेफरेंस उनको नहीं फ़ाइल करना चाहिए था। तो ये यानी एक तो अदालत से वो विंडिकेट हुए काजी फ़ाइज़ ईसा और दूसरा तारीख में भी वो विंडिकेट हो गए इसलिए कि जो रेफरेंस बनाने वाले खुद थे उनका एतराफ़ आ गया और वो कोई नन लेस दैन द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म और सदर की जानिब से ये कह दिया गया, यानी एतराफ़ कर लिया गया गलत था। तो ये बुनियाद जो है वो वहाँ इस चीज़ ने फराहम की उस यानी एक कोल्ड वॉर की जो इस वक्त जारी है, जो हमें नज़र भी आती है और जिसका मज़हर आज का इमरान खान साहब का अदम एतमाद जो है वो अदालत के रूबरू यानी कि जवाब की शक्ल में वो पहुँच गया। ये तो था उसका नुक्ता आगाज़। और उसके बाद फिर जो फैसले हुए, बिलखुसूस आप अगर उसको देखें जनवरी 13 का जो फैसला है बल्ले के निशान वाला, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी जो है यानी पॉलिटिकली तो बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन उनके एतमाद न करने यानी काजी फ़ाइज़ साहब के ऊपर उसकी बुनियाद भी फराहम करता है फिर येट अगेन कि वो यानी उनको इंप्रेशन था इस चीज़ का या उनको एक कह सकते हैं खदशा था और वो खदशा उनका दुरुस्त भी साबित हुआ। लीगल ग्राउंड्स अपनी जगह पे हैं और बाकी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। आज इंतज़ार मौजूदा साहब ने जो गुफ्तगू की उनका ये मौक़िफ़ है कि कोई 12 के करीब मुकदमात हैं जो कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुतालिक हैं और उन तमाम केसेस के अंदर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बतौर जज मौजूद हैं और उनकी यह ख्वाहिश है कि वो इन मुकदमात को न सुने। ये मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई पहली मरतबा नहीं है, इससे पहले मुतादिद बार कह चुके हैं, रऊफ़ हसन साहब कह चुके हैं, इमरान खान साहब कह चुके हैं और अब तो बाज़ाब्ता तौर पर मैं इसलिए उसको कह रहा हूँ क्योंकि अब तहरीरी शक्ल में वो सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया गया है तो ये बाज़ाब्ता हो गया अदम एतमाद। तो ये इनकी जानिब से तो कर दिया गया। वो कह रहे हैं कि 12 मुकदमात हैं। फिर इमरान खान साहब आपको याद होगा इसी नैब तरमीम केस की जो वीडियो लिंक के जरिए पेशी थी
दो दरखास्तों की उन्होंने बात की। एक 25 मई जब वो KP से लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे, इंसानी हकूक़ की दरखास्त है, वो कहते हैं वो ज़ेर इल्तवा है, उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाता। और इसके अलावा उनका मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी की जो दरख्वास्त है हमारी, उसको भी मुकर्रर नहीं किया जा रहा। वो भी आपको याद होगा वीडियो लिंक की समाअत के दौरान मुकालमा हुआ था तो ये बात आई थी सामने। तो ये उनके अपने खदशात हैं। फिर एक और चीज़ को बुनियाद बनाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब खुद भी, उनके वकला भी, वो ये कहते हैं कि एक अदालती फ़ैसला मौजूद है और उस फैसले के अंदर करार दिया गया था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनको इमरान खान साहब के मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। तो अब इसके अंदर जो हकीकत हाल है वो ये है कि जिस फैसले को बतौर रेफरेंस पेश किया जाता है कि यानी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कहा गया कि आप इनके मुकदमात न सुने, वो एक्चुअली ये था कि उमर अता बंदियाल साहब का दौर था बतौर चीफ जस्टिस, और फैसला हुआ 5 रुकनी बेंच का, और उस बेंच के अंदर खुद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी मौजूद थे, यानी उस बेंच का हिस्सा थे 5 रुकनी बेंच का। जब यानी उस बेंच का फैसला आया उस केस का, तो उस फैसले को अपलोड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर। लेकिन इसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से एक नोट आया और उस नोट के अंदर इस फैसले को गैर कानूनी करार दिया गया, और उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया अपने नोट में कि इस फैसले के ऊपर उनके दस्तखत मौजूद नहीं हैं और ना ही ये फैसला उनसे डिस्कस किया गया। तो अब उनका एतराज़ अपनी जगह मौजूद है। और उस फैसले के अंदर अगर आप ये वाली बात देखें कि जिसमें कहा गया कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इनके केसेस में ना बैठें, वो बुनियादी तौर पे वो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब थे उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि इनको उनके नहीं बैठना चाहिए उनके मुकदमात में। और उसकी बुनियाद क्या थी? वो वही बुनियाद थी जो रेफरेंस वाली कंट्रोवर्सी या पूरी सागा जो थी वो जो बनी, तो उसकी बुनियाद पे उनकी जानिब से ऑब्जर्वेशन थी। अलबत्ता उस फैसले को ही जनाब काजी फ़ाइज़ साहब ने ये अपना नोट जारी करके चैलेंज कर दिया कि इसमें मेरे दस्तखत मौजूद नहीं है, लिहाजा ये आईनी फैसला ही नहीं और न ही ये मुझसे डिस्कस किया गया। अब इस चीज़ की वजह क्या थी? आपको याद है कि ये जो लाइक माइंडेड बेंच बनने का जो एक कॉन्सेप्ट था रिसेंट हिस्ट्री में, वो उमर अता बंदियाल साहब के दौर में आया बिलखुसूस। उससे पहले साकिब निसार साहब थे, वो चलें उसको भी छोड़ दें, इनके दौर में तो एक्सटेंसिवली वो यूज़ हुआ। एक बेंच था 3 रुकनी अल मारूफ, जिसको बड़ा नाम पड़ गया था कि वो बनता है, फिर फैसला प्रेडिक्ट हो जाता है, फिर 15 जजेस से तो 8 और 7 का जो तनासुब था। सो ये बड़ी लंबी केमिस्ट्री चलती रही। इस पूरी कशमकश के अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के आपको खतूत याद हैं, हालांकि उनका चेंबर जो है वो करीबी था, बट उसके बावजूद, क्योंकि सीनियर प्यून जज थे वो, लेकिन उसके बावजूद भी मुलाकात की बजाय वो खतूत के ज़रिए अपने पैगाम रसानी करते थे। तो ये उन 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के साथ दरमियान, यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब और एक सीनियर प्यून जज जो कि आने वाले चीफ जस्टिस थे, उनके दरमियान जो कोल्ड वॉर थी वो जारी रही। अब वो आपको इस फैसले के अंदर भी रिफ्लेक्ट हुई थी, जिसका आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हवाला देती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो बुनियाद बन रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि यानी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उनके मुकदमात को न सुने। अब 12 मुकदमात अगर वो बताते हैं, उनके ग्रीवेंसेस, उनकी शिकायत, सब कुछ अपनी जगह दुरुस्त होगा। लेकिन इसका एक और पहलू है। अब इसका पहलू अब ये है कि बेंचेस की जो तश्कील है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो नहीं देते। अब वो तो 3 रुकनी कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके अलावा आने वाले चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और इसके बाद आते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। तो ये 3 रुकनी कमेटी जो है वो बेंचेस को तश्कील देती है। अब ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता है, जिस फैसले का हवाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती है वो फैसला तो उन तमाम जो बाकी दीगर 2 जज हैं उनको भी मालूम है कि उस फैसले में क्या था। तो अब अगर तो इनका एतराज़ उन 2 जजेस के सामने जाए कि आप क्योंकि कमेटी का हिस्सा हैं, अपनी टॉक के अंदर ही अगर वो बात कर लें, शायद उन तक बात पहुँच जाए, तो वो फिर कमेटी का इस्तेहकाक है बेंच की तश्कील देना। उमर अता बंदियाल साहब के दौर में ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो आ तो गया था, लेकिन उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ गया और 5-6 महीने का अरसा जब तक वो रिटायर नहीं हुए वो स्टे पे रहा, उस पर फैसला ना हो सका। लिहाजा जो चीफ जस्टिस का एक इख्तियार था या इस्तेहकाक था बेंचेस बनाने का, उसको उन्होंने तकसीम नहीं किया, बल्कि वो उसको अपनी ज़ात तक मरकूज़ रखा। तो लेकिन जब ये फ़ाइज़ ईसा साहब बने चीफ जस्टिस, तो एक तो उन्होंने अपने इख्तियार को तकसीम किया, कमेटी बन गई, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मामला सेटल हुआ, उसके बाद कमेटी बनी, अब वो बेंचेस तश्कील देती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनके ऊपर ये एतराज़ करना कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हमारे मुकदमात न सुने, ये एक्चुअली मामला फिर जाएगा कमेटी तक। अगर कमेटी को वो मुखातिब करते हैं, कमेटी इस पे नतीजे पे पहुँचती है, तो फिर कमेटी का फैसला है, क्योंकि एक आवाज़ है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की और 2 दीगर जज साहिबान है। जो भी बेंच तश्कील पाता है तो वो जो मौजूद जज साहिबान हैं तीनों, वो मिल के फैसला करते हैं और वो हतमी फैसला होता है। उस फैसले के बाद बेंच तश्कील पाता है। बहरहाल ये 2 पॉइंट और हैं इसमें। जहाँ तक एक फ़रीक जो होता है अदालत के अंदर, उसका इस्तेहकाक है कि वो किसी जज के ऊपर एतराज़ कर सकता है,
उसको ये इस्तेहकाक उसको ये हक हासिल है कि वो एतराज़ कर सकता है कि इन ग्राउंड्स के ऊपर मैं फ़लाँ जज साहब के ऊपर एतमाद नहीं करता और मेरी ख्वाहिश है, मेरी गुजारिश है, मेरी इस्तदा है कि वो अपने आप को बेंच से अलग कर लें या रिक्यूज़ करें। ये इनका इस्तेहकाक होता है। लेकिन इसके बाद अदालती फ़ैसले की रोशनी में जिस जज के ऊपर एतराज़ किया जा रहा हो, ये उसका इस्तेहकाक होता है कि वो ख़ुद को उस बेंच से अलग करे या ना करे। जो ग्राउंड्स उसके सामने होंगी वो उसके हिसाब से देखेगा कि आया इन ग्राउंड्स की बुनियाद पर उसको अलग हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए। अब इनकी तरफ से तो एतराज़ कर दिया गया, यानी जो एक फ़रीक है यानी इमरान खान साहब, उनकी जानिब से अपना जो हक है उसको एक्सरसाइज कर लिया गया। अब ये आता है काजी फाइज साहब के ऊपर कि अब उनका जो इस्तेहकाक है जो कि अदालती फ़ैसले की शक्ल में मौजूद भी है कि क्या वो इन तमाम ग्राउंड्स की बुनियाद जिसको बुनियाद बनाया गया इनको पेश नज़र रखते हुए क्या वो ऐसे तमाम केसेस से जो इमरान खान साहब से मुतालिक हों ख़ुद को उससे अलग करेंगे या नहीं करेंगे। अब ये उनका इस्तेहकाक है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो इसके ऊपर अपनी क्या राय कायम करते हैं, उस पर आपको ज़रूर आगाह करेंगे। अब आते हैं परवेज़ खटक साहब की गवाही। सियासत जो है वो अब्दुल कलाम आज़ाद से ने कहा था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, तो ये बात दुरुस्त भी है। ये टाइम एंड अगेन हमें देखने को मिलता है कि जो कल के दोस्त होते हैं वो आज दुश्मन बने हुए हैं और जो कल के दुश्मन होते हैं वो आज दोस्त बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग को देखें मिलकर हुकूमत बना रहे हैं। कहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब, कहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज उनकी कुर्बतें बढ़ रही हैं। कहाँ चकजई साहब, कहाँ PTI, आज उनकी भी कुर्बतें बढ़ रही हैं। तो ये सियासत जो है ये इसी तरह है, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है और ज़रूरत के वक्त आपको फिर सब कुछ करना पड़ता है जो लीगल ग्राउंड उसमें हो, कवर में हो। बहरहाल अब इस वक्त परवेज़ खटक साहब जो हैं, आज 190 मिलियन पाउंड का केस है। आपको तारीख उसकी पता है कि किस तरीके से शहजाद अकबर साहब ने जो विफाकी काबीना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर की बात है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, काबीना बैठी है, शहजाद अकबर साहब एंटर होते हैं। उन्होंने जो आज अपना बयान रिकॉर्ड करवाया परवेज़ खटक साहब ने, वो ये कहते हैं कि ये जो काबीना का एजेंडा था ये चीज़ उसमें शामिल नहीं थी, ये लिफाफा, इसको एडिशनल एजेंडे के तौर पर पेश किया गया और शहजाद अकबर की जानिब से बताया गया कि बहुत बड़ी रकम जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर मुंतकिल हुई वो पकड़ी गई है और वो पाकिस्तान को वापस मिलेगी। इस खत के अंदर यही बात है और इसको अप्रूव करना है, इसको मंजूर करना है काबीना ने। तो इमरान खान साहब ने भी 2-4 वज़रा थे, बाद अज़ां शेख रशीद साहब सबसे पहले बोले थे, फिर फैसल वाडा भी बोले, फिर दीगर वज़रा जो हैं फवाद चौधरी साहब बोले। तो इन सब के बयानात आए अपनी अपनी जगह पे कि वो एक बंद लिफाफा था जो किसी को दिखाया नहीं गया और उसकी मंजूरी ले ली गई और वो ये था कि 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगे जो बाहर से रकम पकड़ी गई है। तो अब एक्चुअली वो कहाँ रकम गई वो सारी दुनिया को पता है, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद है अपनी अभी तक। तो बहरहाल आज उसके ऊपर गवाही थी जनाब परवेज़ खटक साहब की। ये वो परवेज़ खटक साहब हैं जो इमरान खान साहब के बड़े करीब तरीन लोगों में से थे। इतने करीब थे कि उन्होंने वज़ीर आला भी बनाया उनको और फिर उसके बाद वज़ीर दिफा भी बने वो, यानी इतनी कुर्बत थी। फिर मजबूरियाँ आ गई, राहें जुदा हो गई और आज एक जगह के ऊपर इमरान खान साहब मौजूद हैं और साथ परवेज़ खटक साहब मौजूद हैं, बीच में गालिबन कहते हैं कोई वकील हैं। तो ये परवेज़ खटक साहब ने इमरान खान साहब की मौजूदगी में जो अपना बयान था, यानी कि वो रूदात जो कैबिनेट के अंदर हुई, जो मामला हुआ सारा, वो उन्होंने वहाँ पे इसी तरह बता दिया जो मैंने आपको गुजारिश की कि शहजाद अकबर साहब ने यूँ बताया सारा कि ये चीज़ है और इसको मंजूर करना है और वो काबीना ने बग़ैर देखे उसकी मंजूरी दे दी। तो ये वो केस था और आज परवेज़ खटक साहब की वहाँ पे इसमें गवाही आ गई। इसके ऊपर उनको अलीमीन गंडापुर साहब बतौर वज़ीर आला, अभी इसी हफ्ते की बात है, ग़ालिबन पिछले हफ्ते की बात है, वो इनको कह चुके हैं कि अगर आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बने तो हम आपको खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल नहीं होने देंगे, आपको नहीं रहने देंगे। उस पर इनका जवाब भी आया था कि मैं भी खटक कबीले से हूँ और मुझे मेरे घर से कोई नहीं निकाल सकता वगैरह वगैरह। सो एक कोल्ड वॉर जो है उनकी भी अपनी जगह चल रही है। आज हुई इमरान खान साहब की मीडिया से गुफ्तगू, यानी गैर रस्मी अदालती कार्रवाई के बाद मैंने आपको गुजारिश की थी, उसका एक ही नुक्ता मैं आपके सामने रखूँगा। एक लाइन के अंदर उन्होंने मुताद्दिद बातें कर दी और वो ये है, इमरान खान साहब कहते हैं कि शफाफ इलेक्शन के लिए इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा और इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना होगा। 2-3 बातें उन्होंने कर दी। नंबर 1, उन्होंने मुतालबा कर दिया कि शफाफ इलेक्शन, अगर मुल्क को बचाना है तो आपको शफाफ इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ये तो आ गया उनका बाकायदा मुतालबा। और वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटे। यही मौक़िफ़ 100% मौलाना फजलुर रहमान साहब का है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है अपने आप को इलेक्शन, उन्होंने मुतालबा किया हुआ है इलेक्शन का, आपको याद होगा, उन्होंने मुतालबा किया कि असर 9 इलेक्शन करवाए जाएँ और उसमें इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया इदारों का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। तो उसूली तौर पर इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब का आज की दोनों गुफ्तगू को आप रिलेट करके देखें तो चेहरे दो अलग हैं, अल्फाज और मौक़िफ़ और उसका जो मुद्दा है वो सेम है।
नए इंतखाबात, उनका भी मुतालबा है, इमरान खान ने भी कर दिया। उनका मुतालबा है कि इस्टेब्लिशमेंट खुफिया इदारे दूर रहें इलेक्शन से, और इमरान खान साहब कह रहे हैं शफाफ इलेक्शन के लिए इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा, यानी कि उनकी मुदाखलत ना हो। तो इस उसूली मौक़िफ़ के ऊपर तो ये इकट्ठे हो गए हैं। अलबत्ता अभी तक ये इनका जो कंटेनर है या इनका जो यानी एक जगह है वो सेम नहीं है, कोशिशें उसके ऊपर जारी हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या इनकी कुर्बतें जो है वो इस हवाले से बढ़ सकती हैं या नहीं बढ़ सकती। एक और चीज़ आज जो बड़ी अहम हुई वो थी जनाब ये मखसूस नशिस्तों का केस है, उसकी लंबी डिटेल में जाए बगैर मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर आज वो 13 रुकनी जो बेंच है उसका आज फुल कोर्ट इजलास हुआ, यानी गौर व ख्वाज हुआ उसके फैसले के ऊपर। उसकी वजह यह है कि एक गैर मामूली फैसला होगा। मैं आपको 10 एंगल बता सकता हूँ उसके, कि उसके अंदर से जो निकलते हैं, यानी फैसले में एड्रेस तो वो होंगे जिस कदर आपको तकसीम देखने में मिली अदालत के अंदर, क्योंकि बेंच बहुत बड़ा था, डिबेट बड़ी खुली हुई, बड़ी तवील समातें हुई और बड़े चुभते हुए सवालात थे वो हुए। अब उन सवालों को एड्रेस होना है फैसले के अंदर, तो फैसला जो होगा वो गैर मामूली नौइयत का होगा, इसका कॉन्सिक्वेंस भी गैर मामूली नौइयत का है। इधर वे चाहे जो भी सूरत हाल बनती है, नई प्रेसिडेंस भी कायम हो सकती है, नज़ीर ज़रूरत भी बन सकता है, और फिर अगर हुकूमत के हक़ में जाती हैं यानी इजाफी नशिस्तें दी जाती हैं, जो कि मुझे ज़ाहिरन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी वजह होगी कि इजाफी नशिस्तें दी जाएँ। जस्टिस मंसूर अली शाह इसके ऊपर बिलखुसूस बारहा आवाज़ उठा चुके। बहरहाल ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिनको इन मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने एड्रेस करना है, क्योंकि हर जज का अपना फैसला होता है, तो अपना उनका यानी जिसको ज़मीर होता है, अपनी कानून होता है, समझ बूझ होती है जो कानून की, उसके हिसाब से उन्होंने अपना अपना फ़ैसला देना है। तो देखेंगे ये फ़ैसला। आज जो मुलाकात हुई उसके बाद जो सूरत खबरें आने लगी तो वो ये थी, इम्कान है, हो सकता है कि सुबह इसका फ़ैसला अदालत की जानिब से सुना दिया जाए, लेकिन अभी बाज़ाब्ता तौर पर इसके ऊपर कोई ख़बर नहीं आई। लेकिन इस बात का गालिब इम्कान मौजूद है कि इसी हफ्ते के दौरान, ये कि अब जुमेरात है, जुमेरात जुम्मा हफ्ता, इन 3 दिन के अंदर आने का तो गालिब इम्कान है। फ़ैसला हो सकता है सुबह आ जाए, नहीं तो परसों आ जाए, या फिर उससे अगले दिन। इससे ज़्यादा डिले इसमें होता हुआ बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। इसके ऊपर भी आपको आगाह करेंगे इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।